डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूएसएमएल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चन जिस जो यूएसएमएल की बुक में दिए हुए हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके यूएसएमएल स्टेप 1 में आएंगे। आपने अगर डीएनए स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये चारगाफ रूल वगैरह पढ़े हैं तो आपको इजी होगा इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द फॉलोइंग डीएनए स्ट्रैंड, ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है। ये आपका 5 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है। बात यहाँ पे डीएनए की हो रही है तो इमीडिएटली आपको स्कैन करना है ऑप्शन में आप जाकर देखेंगे बात डीएनए की हो रही है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में दिख रहा है यूरेसिल, इसका मतलब ये आरएनए के कंटेंट होते हैं, तो ये सबसे पहले निगलेक्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले आपको ये कंसीडर ही नहीं करना, मतलब ये ऑप्शन सही है ही नहीं, बात चूंकि डीएनए की हो रही है इसलिए। अब हम आएंगे इन 3 ऑप्शंस को देखेंगे और जब हमें सॉल्व करना होगा तो ऑफ कोर्स जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इस एंड पे आपका 3 प्राइम एंड आएगा। तो 3 प्राइम एंड में आप अब इधर देख ले 3 प्राइम एंड कहां पे है, इस साइड है, और इमीडिएटली 3 प्राइम एंड इधर 5 प्राइम एंड के ट्रिपलेट कोडॉन को पकड़ लीजिए आप। अब ट्रिपलेट कोडॉन का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टी टी और ये जी। तो सबसे पहले आप 3 प्राइम एंड की तरफ टी टी जी देखेंगे इस ट्रिपलेट कोडॉन का कंप्लीमेंट्री। तो आप यहां देखें, यहां पे कोई ट्रिपलेट कोडॉन मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, यहां पे आपका टी टी जी मिल गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो आपको फोकस क्या करना है, इमीडिएटली देखना है डीएनए है, जहां यूरेसिल है उसको कैंसिल कर देना है क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है। तो तीन ऑप्शन पे और आ गए और ट्रिपलेट कोडॉन कंसीडर कर लिया और यहाँ पे 5 का कंप्लीमेंट्री 3 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम एंड के हिसाब से कौन से मैच कर रहे हैं ट्रिपलेट कोडॉन से, वो करके आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है टोटली चारगाफ रूल बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि a double stranded RNA genome isolated from a virus in the stool of a child with gastroenteritis was found to contain 15% uracil. What is the percentage of guanine in the genome? अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोला गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस क्या करनी है, बात है यूरेसिल की और फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि गुआनिन का कितना अमाउंट होगा। तो यूरेसिल आपका 15% है, गुआनिन आपको पता करना है। आपके पास ये जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर चारगाफ रूल आपने पढ़ा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए चारगाफ में बोला था A = T और जितना T होगा, अगर आरएनए की बात हो रही है उतना ही यूरेसिल भी होगा। एडेनिन = थायमिन, चारगाफ में बोला है कि एडेनिन = थायमिन, तो चूंकि जब आरएनए की बात हो रही है, अभी हमें बात हो रही है आरएनए की, तो थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। अब चूंकि बात हो रही है आरएनए की तो जितना थायमिन होगा उतना ही यूरेसिल होगा, वो इन द केस ऑफ आरएनए होगा। तो आरएनए के केस में एडेनिन जितना होगा उतना यूरेसिल हो जाएगा। चूंकि एडेनिन = थायमिन, तो आरएनए की बात हो रही है तो आरएनए में टी की जगह यू होगा तो ये ए के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका पहला अंडरस्टैंडिंग कि यूरेसिल अगर 15% आपका यूरेसिल है तो यूरेसिल आरएनए के केस में बाइंड होता है एडेनिन से, तो ये यूरेसिल = हो गया आपका एडेनिन, तो एडेनिन भी कितना होगा, 15% होगा। तो अब आप देख लीजिए 15% प्लस 15%, ये आपकी एडेनिन प्लस यूरेसिल हो गया दोनों, ये हो गया 30%। अब आपका बचा क्या जीनोम में, 70%। 70% जो बच रहा है ये गुआनिन प्लस साइटोसिन होगा। अब चूंकि बात हो रही है कि इतना एडेनिन होगा उतना यूरेसिल होगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 15% ये है और 15% ये है। इसका मतलब 30 का जो हाफ पार्ट है वो एडेनिन होगा और जो हाफ पार्ट बचेगा यूरेसिल होगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 70 का हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, 35% आपका हो जाएगा गुआनिन और 35% आपका हो जाएगा साइटोसिन। तो बात यहाँ पे पूछी जा रही है गुआनिन कितना है, तो गुआनिन आपका होगा 35%। तो यहाँ पे 35% इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन चारगाफ रूल पे डिपेंड करता है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट इंडिकेटेड बिलो। अब स्ट्रक्चर को समझ के आपको दिया गया 5 ऑप्शन। एक में दिया गया प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन, पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सी एडेनोसिन। अगर आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझा है, डिफरेंसेस समझे हैं, तो इसको सॉल्व करना सबसे आसान है। न्यूक्लियोसाइड में आपका होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड में आपका होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट।
और दूसरी चीज, जब नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है तो आपको याद रखना है प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन क्या होता है? एडेनिन गुआनिन, डबल रिंग होता है इसके अंदर, और आपका यहाँ पे यू सी एंड टी ये हो गया आपका पिरिमिडीन, ये होता है सिंगल रिंग। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डबल रिंग है, तो डबल रिंग होने का मतलब ये है प्यूरीन। क्या हो गया? ये प्यूरीन। हमें ये नहीं देखना है कि एडेनिन है गुआनिन है, क्योंकि ऑप्शन आपको दिख रहा है प्यूरीन प्यूरीन पिरिमिडीन प्यूरीन, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्यूरीन है। तो ये हो गया आपका प्यूरीन, ये हो गया आपका प्यूरीन, और ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। लेकिन आपको यहाँ कहीं फॉस्फेट नहीं दिख रहा है। फॉस्फेट नहीं है अगर, तो आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड है तो किसका न्यूक्लियोसाइड है? मैंने बताया कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा? प्यूरीन, तो ये हो जाएगा प्यूरीन। अब इस ऑप्शन में देख लो प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड कहाँ है, ये हो गया वो प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड। तो आपका ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे जो है वो गलत है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन एंड क्रोमैटिन फ्रेगमेंटेशन are characterized feature of the eukaryotic cell death by apoptosis. Which one of the following chromosome structure would be most likely to be degraded first in the apoptotic cell? अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है या मेरी वीडियो देखी है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले कौन टारगेट होगा। अब जब क्रोमोसोम आपका इस फॉर्म में होता है, ये पैक्ड फॉर्म है, तो पैक्ड फॉर्म में जितने भी न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, एक्सेस उनको नहीं मिलता है यहाँ पे कि क्रोमोसोम को क्लीव कर सके, कट कर सके या उन्हें डिग्रेड कर सके। अब इसके बाद जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन, इसके चारों तरफ ऐसे आपका रैपिंग ऑफ डीएनए होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कह लीजिए, क्योंकि प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये कह लीजिए कि ये प्रोटेक्टेड आपका न्यूक्लियोसोम है, जो प्रोटीन है और आपका डीएनए उसके अराउंड रैप किया हुआ है, तो प्रोटेक्टेड फॉर्म होता है, उस पर एंजाइम ज्यादा जाके कट नहीं कर सकता है। बट अगर यही न्यूक्लियोसोम निकाल दिया जाए और डीएनए को इस फॉर्म में लिख दिया जाए, तो अब कोई प्रोटेक्शन इसके पास है नहीं, क्योंकि प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ से निकल चुका है। तो इसकी जो साइज होती है, मैंने बताया है, ये 10 नैनोमीटर होता है। अगर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके डिग्रेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वहां से हिस्टोन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं, न्यूक्लियस, वो ज्यादा चांस होते हैं उनके कि डीएनए को डिग्रेड कर दें। तो अब 30 mm फाइबर के पास भी हिस्टोन होता है, इन सबों के पास भी होता है, तो अब होता नहीं है इसके पास बार बॉडी की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो बार बॉडी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे कि कौन सा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड फॉर्म होता है। तो 10 नैनोमीटर फाइबर जो होता है फ्री फ्रॉम ऑल हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, ओनली डीएनए कंटेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या काम करेगा, यहाँ पे इजीली एक्सेस उसको मिलेगा और आसानी से डीएनए को डिग्रेड कर सकता है। तो आपका ऑप्शन 10 नैनोमीटर फाइबर इज करेक्ट ऑप्शन। अब आता है हम चौथे क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि a medical student working in a molecular biology laboratory is asked by her mentor to determine the base composition of an unlabeled nucleic acid sample left behind by the former research technologies. So the result of her analysis show 10% adenine. अब यहीं पे आपको फोकस करना स्टार्ट कर देना है। इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, लेकिन कहानी में जो मेन चीज है कहानी को वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। The result of her analysis show 10% adenine, 40% cytosine, 30% thymine and 20% guanine. What is the most likely source of nucleic acid sample? अब न्यूक्लिक एसिड सैंपल, तो जैसे ये बात हुई है कितना थायमिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन है, हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस पार्ट पे जो मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है कि क्वेश्चन का रिजल्ट क्या कह रहा है। एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे, जब ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए चारगाफ रूल। चारगाफ रूल कहता क्या है, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो अब इस चारगाफ रूल को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे एडेनिन कितना है 10%, तो थायमिन कितना होना चाहिए 30,
लेकिन यहाँ 30% लिखा हुआ है, तो होना कितना चाहिए 10%, लेकिन है कितना 30%। इसका मतलब एडेनिन थायमिन के बराबर इस सैंपल में नहीं है। अब बात करते हैं गुआनिन साइटोसिन की। गुआनिन जो है आपका 20% है, साइटोसिन आपका जो है 40% है। इसका मतलब ये जो है ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, इसीलिए इसके बीच कोई डबल, अब चूंकि स्ट्रैंड जब डबल रहेगा तब तो एडेनिन थायमिन के बराबर होगा। अब यहाँ सिंगल स्ट्रैंड है तो एडेनिन तमाम होंगे, गुआनिन तमाम होंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका, तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया क्योंकि अमाउंट बराबर है ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन किया हुआ है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है आपका डबल स्ट्रैंड होता है, प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंड होता है, माइटोकॉन्ड्रियल भी वही होता है, न्यूक्लियर जीनोम में हम जाएंगे तो भी डबल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे बात आ गई वायरल जीनोम की, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर वायरल जीनोम। बात जब भी डबल स्ट्रैंड की होगी तो चारग्राफ रूल फॉलो होगा, अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो चारग्राफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है चारग्राफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वायरल जीनोम।